Hello, kids. We are on to the last chapter, International Problem of PS. Up till now, we have studied which are the independent states in the international system, India की foreign policy, India की defense system, UN. Some problems हमने देखा. यहाँ पे इसमें हम देखने वाले हैं कुछ international problems. कुछ problems ऐसे हैं which are restricted to any one country only. बराबर. और कुछ problems ऐसे हैं जिनका असर सब पे हो रहा है. ये प्रॉब्लम्स का पूरे वर्ल्ड पे भी असर हुआ, इसलिए इनको इंटरनेशनल प्रॉब्लम कहा जाता है. इन इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबको एक साथ कुछ ना कुछ करना चाहिए. इस चैप्टर में इसलिए हम लोग मेन 3 प्रॉब्लम के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि लाइफ में हमेशा 3 बातें होती हैं, चैप्टर वाइज बदलती रहती है. एक ह्यूमन राइट्स, सड्डा हक, बहुत जगह है, किधर भी रखा. दूसरा एनवायरमेंट, Mother Earth has already lost her crown. Now at least protect her green gown. Earth has enough resources for everyone's need, but not for anyone's greed. God creates world, world shelters man, man possesses heart, and heart cherishes love. And only that love can save our environment from the clutches of pollution and all other evils. Human rights, environment, and terrorism. टेररिज्म, इसमें अगर हिंदी की एक कोट बोलने जाऊं तो, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहां आ गए. ये हर एडिक्शन या इवन टेररिज्म में, क्योंकि वो लोग जिंदगी, एक अपना मुल्क, एक अपनी जहां ढूंढने जा रहे थे, मगर मौत के पास आ गए, आतंकवादी बन गए. प्लस रेफ्यूजी. रेफ्यूजी क्या होता है? वेल, अभिषेक बच्चन और करीना कपूर का पहला पिक्चर. मगर उसके अलावा रेफ्यूजी है क्या? आज जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को पर्सिक्यूशन में किसी ने मुझे मतलब पूछा था, मींस इल ट्रीट किया जाए, उनके साथ बुरा व्यवहार हो, तो वो लोग को अपनी जान बचाने के लिए उस अपनी सरजमी, अपनी जमीन को छोड़ के किसी और लैंड में जाना पड़ता है. जैसे बांग्लादेश में कुछ गड़बड़ हुई तो बांग्लादेश के लोगों को एक पर्टिकुलर, आई विल नॉट टेल द नेम ऑफ अ कास्ट और अ क्रीड, बिकॉज कास्ट और क्रीड में इंसान जाति और वो सब ढूंढ लेता है और बहुत दोचम कर देता है. तो एक पर्टिकुलर कास्ट थी जिनको बांग्लादेश छोड़कर इंडिया आना पड़ा. अब इंडिया वाले बोले भाई हमारे वहां हाउसफुल है, तुम लोग कहाँ पे आ रहे हो? तो भी वो लोग को हमें शरण तो देनी पड़ती है. वो लोग जाए तो जाए कहाँ? तो उनको रेफ्यूजी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रेफ्यूजी, शरणार्थी बोलते हैं. तो उनका प्रॉब्लम, आज देखने जाए तो प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स है कि नहीं. ये रेफ्यूजीज बेचारे करें तो क्या करें? उनके देश से उनको निकाल दिया गया है, दूसरा देश उनको लेने को तैयार नहीं, तो वो रहे कहाँ पे? बराबर. पीपल कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज आर गेटिंग. तो ये सारे प्रॉब्लम्स बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हैं. टेररिज्म, आज कोई बॉन्ड तो टेररिज्म नहीं होता. किसको मन होता है कि भाई हाँ चलो हम लोग है ना ऐसा मस्त ऐसा क्रैकर ऐसे सब ये बोले ना बॉम्ब वॉम्ब डाल दे और खुद कूद जाए, दूसरों को भी फोड़े, खुद भी कूद जाए. बच्चा बॉर्न होता है तो क्या ऐसा बॉर्न होता है तो ऐसा अपने हाथ में ऐसा गन लेके पैदा होता है, ये टेररिस्ट है. ये भाई ऊपर से तो सुपर भी मटेरियल भेजते हैं, सेम टू सेम होता है सब. बाद में इधर हम लोग जो फीड करते हैं ना, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उस पर प्रॉब्लम होता है. हर्ष में आ रहा हूं उस पर बेटा, कोवेनेंट पे उस पर प्रॉब्लम होता है. हाँ या ना बेटा? तो यही सब हम सोचने वाले हैं. आप मुझे कोवेनेंट का मतलब आपने पूछा. कोवेनेंट का मतलब एक लिस्ट ऑफ आइडियाज, एक लिस्ट ऑफ सजेशंस जो एक्सेप्ट होने वाले हैं, लिस्ट ऑफ प्रपोजल्स, उसको कोवेनेंट बोलते हैं. COVENANT. तो चलिए आज जरा हम इन सारे प्रॉब्लम्स को एक बार देख लें कि आखिर है क्या ये प्रॉब्लम्स. इन प्रॉब्लम्स का क्या कोई वास्तविकता में कोई सॉल्यूशन है, और है तो क्या है? कोवेनेंट का मतलब बेटा एक एग्रीमेंट भी होता है. चलिए सबसे पहले साडा हक एथे रख, ह्यूमन राइट्स.
कभी समय मिला ना तो मुझे बताना, मैं एक कहानी सुनाऊंगा ह्यूमन राइट्स के बारे में इन द नेक्स्ट। इसमें थोड़ा और शायद कॉन्सेप्ट भी है। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इवॉल्व्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स। राइट्स क्या होते हैं सर? नाइकी का सिंबल वो टिक नहीं। राइट्स मींस ये भगवान ने अपने को जो हक दिया है ना, जो राइट दिए हुए हैं कि भाई आज यू कैन स्पीक वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन मूव अबाउट, ये सब आपके राइट्स हैं। सर क्या बोलते हैं? मैं बाहर घूमने आती हूँ, मम्मी रोक देती है, वैसे। आज नेचुरल राइट्स क्या होते हैं? वो राइट्स विच आर गिफ्टेड टू अस बिकॉज वी आर बोर्न एज ए ह्यूमन बीइंग्स। और ह्यूमन राइट्स वो राइट्स हैं जो नेसेसरी हैं ताकि हम एक इंसान के रूप में, एक ह्यूमन बीइंग के रूप में एक जिंदगी बसर कर सकें और इस सोसाइटी के एक हिस्सा बन के रह सकें। अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुए थे क्योंकि उनके राइट्स छीन गए और उन लोगों ने अमेरिका का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस टू गुड, फ्रांस का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस टू गुड। एंडोड का मतलब होता है गिफ्टेड। एंडोड का मतलब क्या होता है? गिफ्टेड। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ तो फिर उन्होंने अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किया था, that all men are born free and they are endowed by their creator with certain unalienable rights, and among these rights are life, liberty and pursuit of happiness. ये तीन लाइन में अमेरिका के फोर फादर्स ने पूरा सब बयां कर दिया कि ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल, हम सब इक्वल हैं। वी आर एंडोड यानी गिफ्टेड बाय द क्रिएटर विद सर्टेन अनएलिएनेबल राइट्स। हमें वो राइट है जो कोई भी एलियन या कोई भी बाहर की ताकत उसे छीन नहीं सकती, और वो राइट्स है लाइफ। हम सबको जिंदा रहने का हक है, एक अच्छी जिंदगी बिताने का हक है। लिबर्टी, आजादी, बोलो, आजादी का हक है। एंड द नेक्स्ट इज माय मोस्ट इंपॉर्टेंट, माय मोस्ट फेवरेट वन। उस नाम की एक मूवी भी है और वो मूवी भी टू गुड है। उस मूवी का नाम है इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। व्हाट डू यू मीन बाय परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस? परस्यूट मींस टू गो फॉर, टू लुक आफ्टर फॉर। हम सब अपनी अपनी खुशी ढूंढ सकते हैं। खुशी बोले हाँ मैं तो मिरर में ही खुद को ढूंढ लेती हूँ। नॉट दैट खुशी मीन्स जहां पे हमें खुशी मिले। या भाई खुशी तेरा एड्रेस दे, अबे वो खुशी नहीं, वो अपनी गोलमाल वाली भूत वाली खुशी भी नहीं, बराबर। दैट मीन्स वॉट एवर यू कैन डू वॉट यू वॉन्ट। सर पूरा साल खत्म हुआ तब जाके आप समझे कि भाई हम कैमरा बंद क्यों रखते हैं। इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस we have a right to go for in pursuit of it. नालायकों ध्यान दो। चलो, वेल अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने बोला कि लिबर्टी, आजादी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड एंड जस्टिस, ये ह्यूमन राइट्स हैं। और ये राइट्स हासिल करने के लिए ही हम एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाते हैं, रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, बराबर आया ना? वरना पहले पता है ना, मस्त राजा था, गली गली राह चली जियो रे बाहुबली, ऐसा सब टाइम पास था पहले, मस्त। वो जो मन में आया वो करता था, वो था राजा, मन में आया उसका बजाय बाजा। मगर बाद में बोला बेटा बायलैटरली मींस दो लोग मिल मिल के एक साथ मिलजुल के कभी तो ये आइडिया बेटा डाउट जमा करके रखो, मैं बाद में आप लोग को चांस दूंगा उसमें पूछना, कि वरना ये पूरा कहानी का फ्लो टूट जाएगा। कहानी समझ में आ रही है? फिर भी ऋतु, किशन देव, करीना सिद्दीका फर्स्ट ही पेज पे मेरे साथ, और उनके वीडियो ऑफ है ना, तो मुझे बड़ा पता लग रहा है। सिद्दीका मत दिया चलेगा, मतलब किशन देव, करीना, ऋतु। चलो, पलोमा को टीचर बनाओ तो वो तो दो झापड़ मार के इन लोग को बाहर दूंगा। चलो आउट। तो ये आइडिया थी कि भाई अगर हमें अपने राइट्स चाहिए तो हमारे वहां पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, बराबर। क्या होनी चाहिए? डेमोक्रेसी। क्या होनी चाहिए? डेमोक्रेसी। ये आइडिया आगे आई, तो ये आइडिया आगे आई तो हम लोग ने भी रिवोल्ट किया कि हमें भी अपनी गवर्नमेंट चाहिए, हमें भी डेमोक्रेसी चाहिए, और अंग्रेज भाग गए। समझ में आया?
अंग्रेज पता है ना, वो लोग भी वही इसी कॉन्सेप्ट से। कितनी अजीब बात है ना, अंग्रेजों के बनाए हुए कॉन्सेप्ट ने उन्हीं को भगा दिया। कई यूरोपियन नेशन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट अपनाई। अभी डेमोक्रेसी से क्या होता है, जो गवर्नमेंट होता है, जो रूलर होता है, उसके रूल पर कुछ बाधाएं, कुछ बंदिशें आ जाती हैं, मगर वो बंदिशें जरूरी हैं। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट इज कि भाई वो सिटीजन्स के हक को प्रोटेक्ट करे। बेटा मिथुन सर टीचिंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम, बेसिकली हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। आज ये ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे बढ़ा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये कॉन्सेप्ट कैसे आगे आया। वेल, आज है ना, पहले सब गड़बड़ था। पहले ह्यूमन राइट्स नाम पे कुछ नहीं था भाई। पहले ऐसा था, जिसके पास ताकत है वो रूल करता है, जिसके पास आर्मी है, जिसको पॉलिटिक्स खेलना आता है वो रूलर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सर बट इफ आई डोंट वांट भैंस देन, अबे मुहावरा है। मैं फिर बोला कि ऐसा क्यों? आज हर बंदा इक्वली जन्म लिया इधर, सबके सेम दो आंख दो कान, तो ह्यूमन राइट्स तो सबको मिलने ही चाहिए। बातें आगे बढ़ती गई, यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ। तो यूनाइटेड नेशन जो कि एक अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें तो कहा गया कि भाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम मानते हैं कि एवरीवन हैज अ राइट टू हैव ह्यूमन राइट्स। तो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने मेजॉरिटी वोट देके 10 दिसंबर 1948 को इस डिक्लेरेशन को अपनाया। 1966 में जब बहुत सारे देश के लोग आगे बढ़ने लगे और बोलने लगे कि भाई हमारे वहां पर जो गवर्नमेंट है, जो लोगों को राइट्स नहीं देती है, वो गलत है। अभी वर्ल्ड लेवल पर रूल्स बनने चाहिए दैट एवरीवन शुड बी इक्वल, everyone should be given rights. There should not be any privileges based on religion, caste, place, birth. और देश का और वर्ल्ड की हर कंट्री ये बात को जाने, there should be no discrimination between blacks and whites. समझ में आ रहा है? Between untouchables and all that. तो इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने एक कोवेनेंट बनाया। कोवेनेंट यानी कि एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट बनाया, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट कि हर एक बंदे को कौन से सिविल राइट्स चाहिए और कौन से पॉलिटिकल राइट्स चाहिए। तो इन लोग ने वो कोवेनेंट बनाया, एक एग्रीमेंट बनाया, और वर्ल्ड के सभी लीडर्स ने एक्सेप्ट किया कि हम अपने अपने देश में देखेंगे कि ये हो रहा है। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इतना ही नहीं, देयर वाज इंटरनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। कि आज हर देश को एक अपना इंटरनल कोवेनेंट बनाना है। इंटरनल कोवेनेंट मींस आज जैसे इंडिया का, उन्होंने जो देश यूएन में है उन लोग ने प्रॉमिस किया कि भाई हम अपने देश में सबको, जिसको जो धर्म फॉलो करना है, जिसको जो भगवान फॉलो करना है, जिसको जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने हैं, वो करने की आजादी देंगे। हर एक बंदे को पॉलिटिक्स में वोट देने का हक होगा, हर एक बंदे को चुनाव में खड़े होने का भी हक होगा, सबको एजुकेशन मिलेगा। तो ये सारी बातें इंटरनेशनल लेवल पर सबने एक्सेप्ट की और फिर अपने देश में लागू करने के प्रयास किए, ये सोचकर के सब बराबर होगा। बेटा समझ में आ रहा है? इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। मेंबर नेशंस ऑफ यूएन वर बाउंड टू ऑब्जर्व देम। अब वहां पे उन्होंने बोला, आज एक्चुअली क्या हुआ था बेटा, 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे, कोलोनाइजेशन चल रहा था, सब जगह दुख दुख दुख, भूखमरी, और जब दुख भूख आता है तो क्राइम्स बढ़ते हैं। पूरे वर्ल्ड की हालत ऐसी हो गई थी कि सब कुछ कभी भी खत्म हो सकता है। तो लगा ये रोकना है, तो ये रोके कैसे? तो आज एक बंदा क्रिमिनल क्यों बनता है? चलो बोलो, क्यों वो क्रिमिनल बनता है? आज जो भी बंदा क्रिमिनल बनता है क्यों बनता है? जो पहला गुनाह वो करता है क्यों करता है? He don't have education, main basically he doesn't have food, he don't have money for his needs, शॉर्टेज ऑफ फूड, बेसिक नेसेसिटीज नहीं मिलती हैं। तो बेसिक नेसेसिटीज नहीं मिलती हैं तो सबसे पहली बात हुई कि सबको बेसिक नेसेसिटीज पहुंचाओ। तो हर गवर्नमेंट का ये नियम होगा कि भाई वो अपने वहां पे सभी लोगों को फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये 3 तो थे, बाद में चौथा एक ऐड हुआ, पता है क्या?
फूड, क्लोथिंग, शेल्टर के साथ और एक ऐड हुआ, एजुकेशन, कि ये सभी लोगों को मिले तो ही शायद वर्ल्ड में शांति आएगी। दूसरी बात, आज हर गवर्नमेंट रॉबिनहुड टाइप गवर्नमेंट हो, अमीरों से ले गरीबों को ले, टैक्सेशन सिस्टम ऐसा करो कि अमीरों के पास ज्यादा टैक्स, गरीबों को बाद में उसको इन्वेस्ट करो। तीसरा, हर कंट्री ऐसी हो जो सभी धर्म को इक्वल रूल बोले, क्योंकि सभी धर्म और कुछ नहीं है, बेसिकली सब में स्क्रीन प्ले सेम है, कास्टिंग अलग है। बाकी आप देखो, आप हिंदू के कोई भी भगवान ले लो, इस्लाम में अल्लाह को ले लो, क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट को ले लो, जितने स्टॉक में सभी भगवान को ले लो, सबका स्टोरी देखो, सबके प्रीचिंग्स देखो, सेम टू सेम ही है। उनका लाइफ में स्ट्रगल हुआ, वो स्ट्रगल से वो बाहर आए, उन्होंने मिरेकल किया, उनके बर्थडे के दिन अपने को मस्त पब्लिक हॉलीडे, सब फेस्टिवल में ऐसे सब खाना वाना बनाने का, कुछ एक दो दिन उपवास उपवास करने का, आया ना, दान पुण्य करने का, ये करने का, सब में स्क्रीन प्ले सेम, कास्टिंग अलग। तो धर्म के नाम पे झगड़ा क्यों? आज कोई भी कंट्री सभी लोगों को धर्म, कास्ट, लैंग्वेज, उन सबके बेस पर हरेस ना करे, बल्कि सबको इक्वली ट्रीट करे, देखो आधी प्रॉब्लम तो वही सॉल्व हो जाएगी। तो ये सारी बातें इस कोवेनेंट्स में लिखी गई। यूनाइटेड नेशन में और जनरल असेंबली, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वहां पे कई बार ये बात हुई, क्योंकि अफ्रीका में भी रेशियल सेग्रीगेशन होता था। रेशियल सेग्रीगेशन मींस ब्लैक और व्हाइट्स का झगड़ा। अब भी रिसेंटली वो हुआ था ना, राइट फॉर ब्लैक, एक पुलिस ऑफिसर ने एक ब्लैक पर्सन को मार डाला था। तो ये सब बातें आई, बराबर, ये डिसाइड हो गया, ब्लैक लाइव्स मैटर, ये डिसाइड हो गया कि वो सारे लोग जो कि इन सब चीजों को बढ़ावा देते हैं, उनको बॉयकॉट करो, उनको बॉयकॉट करो। फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनीज, कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री को रूल नहीं करेगी, अपनी कॉलोनी ही बनाएगी, और हमें भी आजादी मिली थी। समझ में आ रहा है? एन इंसिस्टेंस ऑन डेमोक्रेटिक सिस्टम। आज मॉडर्न टाइम में रेसिज्म, बॉर्डर डिस्प्यूट, टेररिज्म, दे आर वीकनिंग ह्यूमन राइट्स ऑन लार्ज स्केल। वीकनिंग के लिए यहाँ पे मस्त वर्ड यूज हुआ है, जो आप इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। आज रेसिज्म, बॉर्डर डिस्प्यूट, टेररिज्म, इन सब से ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट वीकन, कमजोर हो रहा है। तो कमजोर कर रहा है, उसके लिए यहाँ पे वर्ड है जियोपार्डाइजिंग। उतना ही नहीं, आज ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट ब्रॉडन हो चुका है। अभी उसमें ये भी आ चुका है दैट एवरी ह्यूमन हैज अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कॉन्टेजियस डिजीज, लाइक हर ह्यूमन बीइंग को राइट है कि अपने आप को कॉन्टेजियस डिजीज से बचाए। कौन सी कॉन्टेजियस डिजीज? जो अभी हमारे दिमाग में फैली हुई है, कोरोना। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द थ्रेट टू एनवायरनमेंट, नेचुरल डिजास्टर एक्सेट्रा। आज ह्यूमन राइट्स में देयर इवन गोल्स लाइक एनवायरनमेंट बचाओ और डेवलपमेंट करो, मगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो। मींस ऐसा डेवलपमेंट करो जिससे पॉल्यूशन ना हो। यूनाइटेड नेशन का जो डिक्लेरेशन था, उसमें 30 आर्टिकल थे और सुपर्ब आर्टिकल थे। उनको सिविल राइट्स, कॉन्टेजियस मींस जो फैलती है एक दूसरे, उसमें कुछ आर्टिकल्स है सिविल राइट्स के बारे में, कुछ इकोनॉमिक राइट्स के बारे में। इकोनॉमिक राइट्स मींस राइट टू वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। बेटा समझ में आ रहा है? इट इज एक्सपेक्टेड दैट मेंबर नेशन शुड एक्सटेंड सिविल राइट्स टू सिटीजन। यूएन की तरह डिक्लेरेशन, जस्ट लाइक यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑन 20 नवंबर 1959, the declaration of the rights of child was also proclaimed। बेटा समझ में आया? अभी ह्यूमन राइट्स और इंडिया ने इस बारे में क्या कदम उठाए? वेल, इंडिया की पहले स्थिति बहुत बिगड़ी हुई थी, आज भी है। आज भी वो, आपको पता है, वो ब्राह्मण्स, अछूत, अनटचेबल्स, उनके साथ क्या क्या अन्याय होता है। मगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बोला कि हमारा राष्ट्र एस क्यूब डॉक्टर होगा। व्हाट इज एस क्यूब डॉक्टर? सोवेरेन, ऑल रिलीजन इक्वल, सोशलिस्ट, रॉबिनहुड गवर्नमेंट, अमीरों से लेकर गरीबों को, सेक्युलर, ऑल रिलीजन इक्वल, sovereign, socialist, secular, democratic, republic।
तो ह्यूमन राइट्स हमारे वहां बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला इधर रिस्पॉन्सिबिलिटी है विमेन, माइनॉरिटीज और वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करने की। बेटा समझ में आ रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। 1993 में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड और हमारे वहां नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एस्टेब्लिश हुई। कांदियोली क्लास वाले अगर कभी क्लास पे आएंगे तो उनको पता होगा बाजू में ही स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की ऑफिस है। ये कमीशन को देखने का है कि भाई जो कंप्लेंट्स आती हैं उन पर ध्यान देना है, कंप्लेंट्स पर ध्यान देना है। उसके लिए अंग्रेजी शब्द क्या है? इस कमीशन को कंप्लेंट्स, आई हुई कंप्लेंट्स पर ध्यान देना है। तो कंप्लेंट्स पर ध्यान देना है, कॉग्निजेंस ऑफ द कंप्लेंट्स रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर कहीं ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए हैं तो उन कंप्लेंट्स को देखना। जैसे करंटली ऑफ कोर्स जो फार्मर्स का एजुटेशन है उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, मगर दिशा करके जो लड़की थी उसने, उसको लगा कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है और उसने बोला आई हैव अ राइट टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन। तो उसने एक इंफॉर्मेशन शेयर की जिसके कारण, जिसमें बताया था कि किसान लोग किस तरह अपना रिवोल्ट कर सकते हैं और वो सब, और उनको पकड़ लिया गया। और वो एक 22 साल की लड़की को बिना कुछ पूछे उस पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया और 3-4 दिन तक रिमांड में रखा। तो ये ह्यूमन राइट्स वायलेट हुआ कि नहीं? है ना? तो ये था कि भाई गवर्नमेंट इन सब बातों को ध्यान दे एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन रिगार्ड सच वायलेशन। समझ में आया? उसके अलावा हम सबका हक है कि हम एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहें। बोर हो रहा है बच्चा? थोड़ा थोड़ा सिक्योर एनवायरनमेंट में रहें। आज सिक्योर एनवायरनमेंट यानी कि आज आप में से कितने लोगों को जब भी आप देखते हैं कि कोई रास्ते पे थूकता है या फिर वो धुआं आता है तो बेचैनी होती है, नहीं जमता है? ईमानदारी से क्या लगता है कि अरे जाने दो, जो है वो होने दो, क्या है? क्योंकि मैं तो देखा है कई लोग वैसे अच्छे होते हैं, मगर जब देखा है भाई कचरा बाहर नहीं फेंकना है, डस्टबिन में ही कचरा डालते हैं। मतलब एक जगह देखते हैं जब बहुत सारा कचरा डाला हुआ है तो सोचते हैं भाई इतना कचरा तो पड़ा है, चलो मैं भी डाल देता हूँ, वो भी डाल देते। बोले चलता है, अभी मेरे अकेले से क्या होगा। मैं वो नहीं जानते इस अकेले से ही 2 केला, 3 केला, 4 केला, पूरा डजन केला हो जाएगा। आज एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज एनवायरनमेंट की बैंड बजी हुई है बेटा। इंटरनेशनल लेवल पर भी देयर वाज अ नीड ऑफ सेविंग द एनवायरनमेंट वाज एक्सप्रेस्ड इन 1970। एक्सपर्ट्स जो कि एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं उन्होंने बोला कि आज इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये अभिषेक के ससुर की फैक्ट्रियों के कारण बहुत सारा धुआं और वेस्ट छोड़ा जा रहा है। उन लोगों ने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई एंड दिस एक्टिविस्ट सेलिब्रेटेड द फर्स्ट अर्थ डे, मार्क करो, ऑन 22 अप्रैल 1970। उन्होंने बोला केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स जो एग्रीकल्चर में यूज हो रहे हैं वो गलत यूज हो रहा है। साउंड पॉल्यूशन जो हो रहा है व्हीकल्स के कारण वो गलत हो रहा है। रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर्स वो गलत है। ऑयल लीकेज एंड लीकेज ऑफ केमिकल गैस वो गलत है। इन सब के कारण एनवायरनमेंट अनसेफ हो रहा है और प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इसलिए खेती बाड़ी के लिए नेचुरल मैन्योर यूज करो। मैंने एक मूवी में देखा था और एक डॉक्यूमेंट्री में देखा था, एक एजुकेटेड फार्मर था। एजुकेटेड इसलिए क्योंकि उसने एजुकेशन लिया, बहुत आगे बढ़ा, बहुत कुछ किया, और फिर इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन आईटी कंपनी रिटर्न टू लैंड। उसने अपने गांव में देखा टॉयलेट एक प्रेम कथा वाला सीन था। आई मीन टू से पब्लिक डेफिकेशन था, प्लस केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स थे जिसके कारण गड़बड़ हो रही थी। तो उस बंदे ने क्या किया पता है, और बाद में ये आइडिया एक पिक्चर में भी आई थी, साउथ इंडियन मूवी में। उस बंदे ने कॉमन टॉयलेट्स बनाए और बाहर एक बंदे को बिठा दिया और बोला जो भी ये यूज करेगा ना उसको हम लोग 10 रुपया देंगे। जो भी वो पब्लिक टॉयलेट यूज करेगा ना उसको हम लोग 10 रुपया देंगे। अब वो पब्लिक टॉयलेट यूज होता और उसका जो एक्सक्रीटा था उसी को एज अ मैन्योर यूज करके भाई साहब खेती बाड़ी में लगाते, और जो प्रोडक्शन हुआ वो जबरदस्त हुआ। एंड नो वन न्यू
जब कुछ लोग पता चला कि ऐसा है तो वो लोग बोले यू ई, उसने बोला यू ई क्या, उसका वो डायलॉग, वो मूवी में भी ये डायलॉग उसने बोला था, ये मूवी में भी डायलॉग था, उस बंदे ने इंटरव्यू में भी डायलॉग बोला था। मैंने बोला यार ये लोग मस्त बनाते हैं मूवी, कि आज द मोस्ट मैजिकल resource and the gift given by God is soil, which can convert even waste into a precious resource. See, this excreta of the humans has been converted into a crop which is totally edible and safe because it has a manure. There are no artificial pesticides or artificial fertilizers or that extra nitrogen, but it is manure. In fact, he went on to say that even our mind is that resource. Whatever waste we see or whatever waste we hear, it should be capable of converting it into gold by analyzing it. बंदे का डायलॉग था, मस्त था ये, और ऐसा फैक्ट है, ये साउथ इंडियन विलेज में ऐसा हो रहा है। उसने सोचो एक झटके में कितनी समस्याएं सॉल्व कर दी। पब्लिक डेफिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व, सेकंड मैन्योर की प्रॉब्लम सॉल्व। As a result of this awareness, the question of environment safety began. Wave of globalization to 1990 में start हुई। आज पहले क्या था, आज हम लोग को इतनी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है क्योंकि चीजें हैं, पहले चीजें थी ही नहीं तो जरूरत ही नहीं थी। मगर जब वो चीजें आने लगी तो हम यूज करने लगे, हम यूज करने लगे तो डिमांड बढ़ने लगी, डिमांड बढ़ने लगी तो इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी, इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी तो पॉल्यूशन बढ़ने लगा, और ये सर्कल चालू रहा। ग्लोबलाइजेशन के कारण प्रोडक्शन जबरदस्त बढ़ा, इकोनॉमी जोरदार बढ़ी, नेशन ने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया, मगर जो एक्सेस कचरा था वो डाले कहां? और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो सिर्फ पैसा देखते हैं, वो लोग एनवायरमेंट नहीं देखते। वो बोले मैं एनवायरमेंट जो मुझे दिखता नहीं मैं क्यों कैसे करूं, डंप करते हैं पागलों जितना वेस्ट, वो लोग डंप करते हैं सी में। क्यों? क्योंकि लीगली डंप करने जाए तो उनको पैसा देना पड़ता है, उनको बहुत सारा खर्चा होता है। इससे अच्छा मैं लाखों रुपया उसको डिस्पोजल पे वेस्ट करूं, इससे अच्छा फ्री में मैं डंप करके आऊं। और इस टेंडेंसी के कारण एनवायरमेंट का सत्यानाश हुआ है। तेल के टैंकर्स जब भर भर के सी में जाते हैं तो बराबर से वो बोले ना, हमारे वहां तो हमें भी पता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इतने किफायती होते हैं कि बॉस एक शर्ट तब तक जाता नहीं है वेस्ट में जब तक उसको नाइट्रेस बना के यूज करके घिस घिस नहीं लेते। मगर वो शर्ट चलेगा, आप बचा रहे हो, मगर आपकी फैक्ट्री में जो मशीन्स है उसको तो पीरियोडिकली सर्विस करवाओ। अपनी जो बाइक्स है, कार्स है, उनको भी तो पीरियोडिकली सर्विसिंग करवाओ, वरना क्या होता है वो ज्यादा से ज्यादा धुआं और लेती है और उतना एनवायरमेंट पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ता है। ये ध्रुविल के ससुर की इंडस्ट्री है ना, उसके वही तो है, बूढ़ा सर्विसिंग करवाता नहीं और इसलिए पॉल्यूशन बढ़ता जाता है। तो जरूरी है कि भाई आज हमारे कानून थोड़े स्ट्रिक्ट बने और किसी को भी कुछ भी अलाउ ना हो। आज एनवायरमेंट की तो बैंड बज गई है। आज देखो हमारे इंडिया में सीजन जैसा रहा ही नहीं है, कभी बारिश आती नहीं है और आती है तो जाती नहीं है। समर इतना एक्सटेंड हो जाता है कि ऐसा लगता है कि भाई अभी सीजन ही गायब हो गई, समर और रेनी दो ही सीजन रही, विंटर तो गायब ही हो गई बीच में। बहुत ही अनसर्टन हो चुका है सब। वाटर शॉर्टेज है, फ्लक्चुएशन है इन द प्रोपोर्शन ऑफ रेनफॉल, ग्लोबल वार्मिंग है, रिवर्स ड्राई हो रही है, लेक्स ड्राई हो रहे हैं, गर्मी बढ़ गई है, नई नई डिजीजेस आ रही हैं। ये कोरोना कैसे आया? हाँ या ना? एवेंजर्स देखा है? एवेंजर्स देखा है ना, उसमें थेनोस ये करता है ना, वो 7 अंगूठियां लाता है ना। एक्चुअली इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है पता है? ये 7 अंगूठियां यानी कि 7 ways by which we pollute the 7 main part of our earth। और इसका मतलब है कि एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय किया तो एक दिन एनवायरमेंट आपको डिस्ट्रॉय कर देगा, आधी पॉपुलेशन गायब। समझ में आ रहा है? ओजोन लेयर थिन हो रहा है,
तो इसके लिए हम सबको ग्लोबल लेवल पर कुछ ना कुछ करना चाहिए, बराबर। तो इंटरनेशनल लेवल पर ये लोग स्टॉकहोम टू पेरिस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजिंग, ये आंसर है जो एग्जाम में आएगा। इन ऑर्डर टू डिस्कस से लेके टू अचीव दिस गोल्स तक। ये मैं चाहता हूं आप लोग पढ़ोगे कल परसों जब भी, और आप लोग इसको एक्सप्लेन करोगे, इसको लर्न करोगे, इसको अपने हिसाब से। इसमें बहुत जो सिंसियर लोग हैं वो करेंगे, बाकी के लोग हरी हरी, मगर करो तो बेटर है, क्योंकि ये काफी सुपर्ब तरीके से दिया है कि स्टॉकहोम टू पेरिस कॉन्फ्रेंस में आखिर हुआ क्या, एंड आई वांट यू पीपल टू नो दैट। यस, और ये जो है ना, ये मैं इसलिए भी लर्न करने बोल रहा हूँ यार, क्योंकि आगे ये बहुत सही जगहों पे काम करने वाला है। स्टॉकहोम टू पेरिस कॉन्फ्रेंस। अभी मैं आप लोग को टेररिज्म के बारे में बताता हूँ। स्टॉकहोम टू पेरिस कॉन्फ्रेंस आप लोग ढूंढने वाले हो। डन? आप लोग में से किसी को भी मैं पूछ सकता हूँ, ऐसा नहीं, वरना फिर क्या होगा, ये जो कॉमन पीपल है, वही कॉमन लोग जो है, जो हमेशा आंसर देते हैं, वही लोग जाएंगे। मैं चाहता हूँ दूसरे लोग आंसर। अब तक समझ में आया या सर मस्त बोला, कुछ समझ में नहीं आया, सिर्फ भाषण लगा? अभी जरा टेररिज्म की बात करते हैं। आर टेररिज्म स्प्रेडिंग फियर एंड टेरर इन अ सोसाइटी? कैसे? क्योंकि वो लोग ये डरा रहे हैं कि हम वायलेंस यूज करेंगे अगेंस्ट द कॉमन एंड इनोसेंट पीपल, ताकि हमारे पॉलिटिकल गोल्स हासिल हो। टेररिज्म एक ऑर्गेनाइज और प्लान्ड वायलेंस होती है। आज मेन बेसिक कारण है क्योंकि राइट्स नहीं मिले। राइट्स नहीं मिले इसलिए रोटी कपड़ा मकान नहीं मिला। रोटी कपड़ा मकान नहीं मिला तो वो लोग इन्फ्लुएंस हो गए, और मन इतना गलिबल हो गया। गलिबल मीन्स इतना आसानी से बेवकूफ बनने वाला हो गया कि वो आजादी, हक की बात, कि मरने के बाद मेरे को स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो सब बातों पे बिलीव करने लगे, और टेररिज्म का जन्म हुआ। आज एक बात बोलूं, ये दुनिया का सबसे बड़ा थैनोस है ये पॉलिटिशियंस। एक बंदे की ग्रीड के कारण सब हो जाता है। आज वो अगर एक स्टेट का हेड है तो वो चीफ मिनिस्टर कहलाता है, मगर उसके मन में आता है कि अगर मैं इस स्टेट को, इस पूरी कंट्री से अलग कर दूं, तो मैं डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर से क्या बन जाऊंगा? प्राइम मिनिस्टर। आज वो लोग धर्म की बातें करते हैं कि हमारे सो एंड सो, सो एंड सो, कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई जीसस, कोई वाहिगुरु, हमारे लोग, हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम सिख, हम ये, हम वो। बॉस, डू यू हियर योरसेल्फ? दोज हू से यस हमारी कम्युनिटी, विच इज योर कम्युनिटी? भगवान ने ऊपर से तो सिर्फ एक ही कम्युनिटी भेजी है, दो आंख, ये ह्यूमन बीइंग। मतलब कम्युनिटी के नाम से आप अपना लैंड मांगते हो, अपनी चीजें मांगते हो, अपनी एक जगह मांगते हो। डू यू थिंक यू कैन सर्वाइव अलोन? डू यू थिंक दोस पीपल हु आर डिमांडिंग खालिस्तान और कश्मीर एंड व्हाटसएवर, क्या आप अकेले सर्वाइव कर पाओगे? आज अगर आपको एक ही रंग देखने को मिले, बाकी कोई रंग देखने को ना मिले, पूरा दिन एक ही टाइप का खाना खाने को मिले और कुछ ना खाना खाने को मिले, एक ही टाइप का कपड़ा पूरी लाइफ पहनने का, तो चलेगा? तो एक ही स्टेट में सिर्फ एक ही टाइप के, एक ही जाति के लोग रहेंगे तो कैसे चलेगा? महाराज एक रूलर को क्या है कि बॉस, व्हेन आई कुड रूल प्रॉपर्ली, व्हेन एवरीवन बिलीव्स इन व्हाट आई से, व्हेन नो वन क्वेश्चंस मी, व्हेन विल नो वन क्वेश्चन मी? when everyone is following a particular set of idea. What would be that set of idea? Religion. आज पहले के जमाने में राजा अगर दूसरे किंगडम को हड़प कर उसमें सब पे अपना धर्म क्यों इम्पोज करता था? क्योंकि लोग वैसे राजा की बात नहीं मानेंगे, मगर रिलीजन इंसान को बेवकूफ बना देता है। उसको वो सब बातों पे बिलीव करने को हो जाता है जो आपको लगता है भाई ये होता ही नहीं। अच्छा, आप हम सब जानते हैं रिलीजन में कितनी सारी बातें होती है और हम लोग उसको मान देते हैं कि हाँ ऐसा हुआ, ये चमत्कार हो गया, वो चमत्कार हो गया, और यहीं से टेररिज्म का जन्म मिलता है। Terrorism is a deep and long-term impact on international politics. Are you getting my point?
Last 2 decades, last 40 साल, just now 10 more minutes. I hope so you people are there with me. कि नहीं सर बहुत बक रहा है. Last 2 decades में terrorist conflicts हद से ज्यादा हो चुकी है. Terrorist conflicts is different from traditional war. ट्रेडिशनल वॉर तो क्या था, सिंपल था, दो इंडिपेंडेंट स्टेट एक साथ आते, यलगार लड़ाई करते, खत्म हो जाता. आपने देखा है बाहुबली, महाभारत, रामायण में. In such war, the geographical boundary between nation acquired importance. National security is connected with geographical borders. मगर टेररिज्म में मैं तो मानता हूँ टेररिस्ट एक नंबर के बेवकूफ है. इट्स लाइक डिम्पल ने निधि को झापड़ मारा और निधि ने बाजू में आर्य को धो दिया. क्यों? उसका गुलाबी टी शर्ट था, इसका भी गुलाबी टी शर्ट था, इसलिए मैंने धो दिया. तो हम निधि को क्या बोलेंगे, पागल बोलेंगे या वाइस बोलेंगे? यार डिम्पल ने तेरे को मारा, तू आर्या को क्यों धो रही है? वाइस बोलेंगे, ऑफ कोर्स पागल बोलेंगे. अभिषेक को ध्रुवील ने झापड़ मारा और उसने सौम्य को डाल दिया, धप 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 धप. क्यों? मेरे हाथ में जो आया. तो टेररिस्ट भी वही पागल हुए ना भाई. तेरे साथ बुरा किसने किया और तू मार किसको रहा है? दम तो जिसने बुरा किया उसके पीछे जाना. वो गवर्नमेंट को कुछ नहीं कर सकते, तो लोग इनोसेंट लोगों को क्यों मार? आज ये टेररिस्ट जो है ना, दे कैन कॉज वायलेंस इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि चूहे हैं, वो छिप छिप के वार करते हैं. एम ऑफ टेररिस्ट एक्ट सिर्फ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को एंडेंजर करना नहीं है, मगर किसी रूलर को चैलेंज करना है कि तू गलत है. आज ये टेररिज्म बढ़ रहा है, इसके कारण ही हम सबकी इंटरनल एक्सटर्नल सब सिक्योरिटी खतरे में. ये जरूरी है कि सिक्योरिटी मैकेनिज्म चेंज किए जाए. रिजाइम यानी कि रूल. रेफ्यूजी के बारे में मैंने आपको बताया था. पीपल हु हैव टू लीव द मदरलैंड अगेंस्ट द विशेस एंड दे आर फोर्स्ड टू गो टू अदर नेशन. वहां पे रेफ्यूज यानी कि शरण लेनी पड़ती है उनको. पीपल बिकेम रेफ्यूजी वाई? क्योंकि उनको टॉर्चर किया था, उनको प्रोसिक्यूट यानी कि अनजस्टली बिहेव किया जाता है अपने पर्टिकुलर कंट्री में. जैसे हिटलर था, वो ज्यूस को हटा रहा था. इंडिया पाकिस्तान का वो बंटवारा हुआ तो वहां पे से सिख और हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, यहाँ पे मुस्लिम्स पे अत्याचार हुआ. तो ये वॉर या तो डिजास्टर हो तो लोगों को अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाना पड़ता है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ज्यूज को टॉर्चर किया गया था, उनकी सिटीजनशिप, उनकी प्रॉपर्टी ले ली गई थी, तो ज्यूज रेफ्यूजी हो गए. 1971 में ईस्ट पाकिस्तान के लोग रेफ्यूजी हो गए. बराबर, हाँ या ना? लास्ट फ्यू इयर्स में इराक और साइरिया में भी वॉर लाइक सिचुएशन है, तो वहां से भी कई रेफ्यूजीज आ गए. अब जस्ट इमेजिन करो बेटा, वी ऑन द लास्ट पेज, व्हेन पीपल ऑफ एनी कंट्री आर फोर्स्ड टू लीव देयर ओन कंट्री, उनको कितने सारे प्रॉब्लम्स होंगे. अपने आप को उस बंदे की प्लेस पे डालो तो सोचो कितनी हालत खराब होगी. जाने के लिए कोई जगह नहीं. बराबर, जिस नेशन में जाएंगे वो शेल्टर देगा या नहीं. सेकेंडली, उनके साथ जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका क्या? हाँ या ना? फिजिकल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस होता है, प्लस हीट, रेन, स्टॉर्म, शॉर्टेज ऑफ फूड, सिकनेस, और प्लस एक दुश्मन पीछे लगा हुआ है. कई लोगों की जाने चली जाती है. एक बार रेफ्यूजी एक सेफ प्लेस पर पहुंच गए तो वहां पे उनको वर्क, अ प्लेस टू लिव इन, और अदर प्रॉब्लम्स ऑफ डे टू डे नेचर. अगर लैंग्वेज और कल्चर अलग है तो वहाँ लैंग्वेज और कल्चर से एडजस्ट करना. और जरूरी नहीं कि वो लोग जहाँ पे जाएंगे वो लोग उनको शेल्टर भी देंगे. इनफैक्ट जैसे जैसे रेफ्यूजीज बढ़ते जाते हैं, वो जो इकोनॉमी जिस कंट्री में है उस इकोनॉमी की भी हालत खराब होती है. इन्फ्लेशन हो जाता है, लोकल्स के जॉब छूट जाते हैं. मोहम्मदिया ट्राई कर, हो जाएगा बेटा. लोकल्स के जॉब छूट जाते हैं, तो वो लोग को लगता है कि ये जो बाहर से जो रेफ्यूजी आए ना, उनके कारण हमारे जॉब छूटे, तो वो लोग उनके अगेंस्ट हो जाते हैं. उन लोग को बोलते हैं अबे ये लोग यहाँ से जाओ. इसलिए कई नेशन रेफ्यूजीज को शेल्टर नहीं दे रहे. 1951 में हमने कुछ प्रोविजंस बनाए थे रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑफ रेफ्यूजीज, और वन सच प्रोविजन वाज कि रेफ्यूजीज को जबरदस्ती किसी और अपने देश में वापस भेजा नहीं जाएगा. उनको सब प्रॉपर सेट किया जाएगा. Similarly, an office of UN of High Commission of UN has been established to solve the problem.
यस बेटा, एक मिनट, अभी मैं लास्ट पैरा पे हूँ, एंड दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पैरा. व्हाट इज द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स? बेटा अब तक का समझ में आया चैप्टर या नहीं आया? बोर हो गए? थोड़ा थोड़ा ज्यादा 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 नींद आ गई? नहीं, ऐसा किसी ने लिखा है तो मैं ही फेंक रहा हूँ. अब ये लास्ट पैरा बाय हार्ट ही करना है, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है. इफ ऑल नेशंस सेफगार्ड एंड फोस्टर्ड ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्ट करें, फोस्टर एंड एनकरेज करें, स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस विल रिड्यूस. अगर दे सेफगार्ड एंड फोस्टर ह्यूमन राइट्स, तो एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस विल बी रिड्यूस्ड. All people will be able to achieve their own development safely and securely. Human rights can be more effectively implemented if environment is safeguarded, if terrorism is completely wiped off. So no group of people will have to become refugees. और उसके लिए सभी नेशंस को एक साथ आना है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है और कॉन्क्रीट एक्शन लेना है और एक्चुअल चेंज लाना है, तो ही ये सब हो सकता है, वरना नहीं हो सकता. बेटा समझ में आया ये चैप्टर? हाँ या ना? अभी इसके टेक्स्ट बुक बैक आंसर्स आप नोट्स में से कर सकते हो और ये कल लर्न करके लिख के देने हैं, प्लस ऑब्जेक्टिव्स करना है. मैं इंडिया एंड अदर कंट्रीज में अफगानिस्तान का भी थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आई विल लीव यू. देखो, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान. अफगानिस्तान में बहुत सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है. टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक तालिबान की जो डोमिनेट करती है और उसके कारण ये सब हो रहा है. इंडिया ने हेल्प की है इन लोग को ताकि वहां पे शांति आए, सिक्योरिटी आए, स्टेबिलिटी आए, वायलेंस खत्म हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बने. इंडिया अफगानिस्तान को मदद भी कर रही है ताकि कम्युनिकेशन फैसिलिटीज डेवलप हो जो वॉर के कारण डिस्ट्रॉय हो गई थी. रोड्स बनाने में मदद कर रही है, साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, स्कूल्स बांधने में, हेल्थ फैसिलिटीज और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में मदद कर रही है. आज मेन अफगानिस्तान में प्रॉब्लम क्या है? इनस्टेबिलिटी है. मीन्स एक पर्टिकुलर राजा, एक किंग नहीं, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का रूल है, वो अफगानिस्तान का. बेटा समझ में आया? अभी सुनो, आज सिद्दीक और मदिया अपने अपने चैप्टर करते जाओ. बाकी सब पीएस का ही जो है ना, पीछे का जितना भी है वो सब नोट्स में से भी लर्न कर सकते हो और टेक्स्ट बुक में से भी लर्न कर सकते हो, प्लस ऑब्जेक्टिव्स भी कर सकते हो. हाँ या ना? कल 12:30 बजे 12:30 को 10th का फर्स्ट चैप्टर जोसेफ को है. 2 बजे कल कौन है? हाफ हिंदी है ना, और 6 बजे फुल हिंदी है. बराबर बेटा?